कुछ ही देर में दोनों पहुंच गए गोल्डन क्रो एंसेस्ट्रल लैंड में, एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई थी। आसमान में विशाल पंखों वाले काउंटलेस गोल्डन क्रोज उड़ रहे थे। टीक्योंग अपने पंख फैलाकर सीधा एल्डर्स के कोर्टयार्ड की तरफ उड़ गया। मेन हॉल के अंदर 3 एल्डर्स पहले से बैठे हुए थे। डीक्योंग तुरंत नीचे उतरा, सुपिंग को अपने पास रखते हुए सम्मान से बोला, डीक्योंग एल्डर्स को प्रणाम करता है। ग्रेट एल्डर गोल्डन क्रो ने जिज्ञासा से पूछा, डीक्योंग ये कौन है? डीक्योंग ने गंभीर स्वर में रिपोर्ट किया, ग्रेट एल्डर ये आउटसाइडर मेरे हर्ब्स चुरा रहा था और सीक्रेटली हमारे क्लैन की टेक्निक भी सीख रहा था। इसे मारा नहीं जा सका, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। दूसरे एल्डर ने हैरानी से पूछा, क्या एम्परर फ्लेम भी इसे नहीं मार पाया? डीक्योंग ने सिर हिलाया, हाँ इसे जरा भी चोट नहीं लगी। तीसरे एल्डर ने भौहें सिकोड़ ली, एम्परर फ्लेम तो हमारे क्लैन की ब्लड लाइन लेगेसी है, यहाँ तक कि इमॉर्टल रेस भी इसे सहन नहीं कर सकती, और ये बिना चोट के बच गया। अचानक ग्रेट एल्डर की आंखों में चमक आई। वो चौंक कर बोले, रुको, इसकी अपीयरेंस, क्या ये हेवन रूलर के डिसेंडेंट जैसा नहीं लग रहा? तीनों एल्डर्स एकदम समझ गए और पूरे हॉल में हलचल मच गई। हेवन रूलर का डिसेंडेंट, इसलिए एम्परर फ्लेम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तुरंत ग्रेट एल्डर ने आदेश दिया, डीक्योंग ये हमारा ऑनर्ड गेस्ट है, बदतमीजी मत करो, इसे तुरंत रिलीज करो। फिर उन्होंने सुपिंग की तरफ देखा और सम्मान से पूछा, हमें तुम्हें किस नाम से बुलाना चाहिए और तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? डीक्योंग अंदर ही अंदर शॉक में था। ये हेवन रूलर का डिसेंडेंट है। उसने तुरंत केज खोल दी। सुपिंग आजाद हुआ और शांत आवाज में बोला, मेरा नाम सुपिंग है, मैं यहाँ गोल्डन क्रो डीमन बॉडी लेवल 3 कल्टिवेट करने के लिए मटेरियल्स ढूंढने आया हूँ, ताकि मैं और पावरफुल बन सकूं और अपने साथियों को बचा सकूं। ये सुनते ही ग्रेट एल्डर बिना हिचक बोले, डीमन बॉडी, हमारे क्लैन का हेवन रूलर के साथ अच्छा संबंध है, इसलिए तुम्हें इसे सीखने की अनुमति है। फिर उन्होंने आगे कहा, कल से डिवाइन बॉडी अवेकनिंग ट्रायल शुरू होगा, हमारे क्लैन के सभी यंग गोल्डन क्रोज उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उन्होंने सुपिंग को ध्यान से देखा, तुम्हारी करंट कल्टिवेशन के हिसाब से तुम भी इस ट्रायल के लिए एलिजिबल हो। सुपिंग ने बिना हिचक के पूछा, इस ट्रायल का एग्जैक्ट कंटेंट क्या है? वो एल्डर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोला, ये टेस्ट 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहले 3 स्टेजेस तुम्हारी सोल पावर और अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे और आखिरी स्टेज तुम्हारी ओवरऑल कॉम्बैटिबिलिटी को टेस्ट करेगा। ये सुनते ही सुपिंग सब समझ गया, मतलब साफ था, अगर वो पास हो गया तो कल्टिवेशन मटेरियल्स उसके हाथ में होंगे। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, धन्यवाद एल्डर्स। फिर सुपिंग ने आसपास खड़े लोगों को देखा और डीक्योंग से पूछा, क्या यहाँ मौजूद सब लोग इस चैलेंज को लेने आए हैं? डीक्योंग ने तुरंत जवाब दिया, आधे लोग सिर्फ क्राउड देखने आए हैं और बाकी आधे तुम्हारे ओपोनेंट्स हैं। ये सुनकर सुपिंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ओपोनेंट्स, क्या सिर्फ पास करना काफी नहीं है? डीक्योंग हल्का सा मुस्कुराया और समझाया, अगर रिवॉर्ड सेम हो तो टैलेंट और ऑर्डिनरी में फर्क कैसे होगा? सिर्फ फर्स्ट रैंक पाने वाला ही स्पेशल रिवॉर्ड ले जाएगा जो एल्डर्स पर्सनली देते हैं, बाकी सबको बस नॉर्मल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। फिर उसने दूर खड़े 2 लोगों की तरफ इशारा किया, वो हैं जिन रोंग्यू और यांके, 3 बड़े रॉयल क्लैंस के टॉप जीनियसेस। उनकी स्ट्रेंथ नॉर्मल यंग गोल्डन क्रो से कई गुना ज्यादा है। अगर तुम्हें बेस्ट मटेरियल्स चाहिए तो तुम्हें इनसे टकराने के लिए रेडी रहना होगा। सुपिंग ने सिर हिलाया, अब खेल क्लियर था। उसने पूछा, इन 3 रॉयल क्लैंस में सबसे स्ट्रांग कौन है? डीक्योंग ने गर्व से आंख झपकाई और बोला, ऑब्वियसली हमारा क्लैन डी। सुपिंग ने अंदर ही अंदर सोचा, समझ गया ये इतना प्राउड क्यों है, लेकिन उसने ये भी मान लिया डीक्योंग सच में स्ट्रांग है और जो क्लैन उसके बराबर खड़ा हो वो भी कोई आम क्लैन नहीं होगा। तभी अचानक आसमान में एक क्रैक खुला और एक पावरफुल ऑरा के साथ एक फिगर सामने आया। आवाज गूंजी, अवेकनिंग चैलेंज अब शुरू होने वाला है। पूरा क्राउड एकदम एक्साइटेड हो गया। देखो, ग्रैंड एल्डर आ गए और उसी पल आदेश दिया गया, सभी पार्टिसिपेंट्स अरीना में एंटर करो। सुपिंग तुरंत आगे बढ़ा और बोला, डीक्योंग मैं पहले जा रहा हूँ। डीक्योंग हल्का मुस्कुराया और चिढ़ाते हुए बोला, पहले ही ऑब्स्टिकल में बाहर मत हो जाना। एक एक करके सभी लोग उस वॉर्टेक्स में कूदने लगे और अगले ही पल सबको टेलीपोर्ट करके चैलेंज अरीना के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचा दिया गया। गोल्डन क्रो के ग्रैंड एल्डर ने एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा निकाला और रूल समझाए। पहला टेस्ट है स्ट्रेंथ टेस्ट। इन 10 डिवाइन स्टोन्स में से एक चुनो। जैसे ही उन्होंने हाथ घुमाया, लाल रंग के पत्थर अचानक बड़े हो गए और उनकी सरफेस पर अलग अलग मार्किंग्स चमकने लगी। उसने कहा, जिस स्टोन को चुनोगे उसे फिनिश पॉइंट तक लेकर जाना होगा, तभी तुम पहला स्टेज क्लियर कर पाओगे। फिर उसने सबसे भारी स्टोन की तरफ इशारा किया और गंभीर आवाज में बोला, अगर हाईएस्ट इवैल्यूएशन चाहिए तो सबसे भारी डिवाइन स्टोन
उठाना होगा। ग्रैंड एल्डर ने हाथ उठाकर जोर से ऐलान किया। चैलेंज शुरू अगले ही पल सारे डिवाइन स्टोन्स दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए गए और कई पावरफुल कल्टिवेटर्स तुरंत अपने बर्ड फॉर्म्स में बदलकर उड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ गए। सूपिंग धीरे धीरे एक डिवाइन स्टोन के पास पहुंचा और उसे ध्यान से देखने लगा। ये मार्किंग आखिर मतलब क्या है, उसने सोचा। चलो पहले टेस्ट करते हैं। उसने स्टोन नंबर 1 उठाने की कोशिश की। थोड़ी ताकत लगाते ही स्टोन आसानी से उठ गया। सूपिंग ने अंदाजा लगाया, लगभग 10 टन। ये तो आसान है, लेकिन तभी उसने नोटिस किया इस अरीना में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम है। उसने फिनिश पॉइंट की दूरी देखी और मन ही मन हिसाब लगाया, इतना भारी स्टोन लेकर जाना बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। ये सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, एंड्योरेंस का भी टेस्ट है। तभी उसने देखा बाकी पार्टिसिपेंट्स स्टोन नंबर 3 उठा रहे हैं और उसी वक्त उसने अपना डिसीजन लेने का सोचा। अचानक उसकी नजर एक लाल पंखों वाली बर्ड पर पड़ी। लोग चिल्लाने लगे, देखो यान क्लैन का कोई चैलेंज ले रहा है। वो था यांके, यान रॉयल क्लैन का जीनियस, और उसने सीधे स्टोन नंबर 8 उठा लिया। एक ही बार में भीड़ अभी शॉक्ड ही थी कि एक और आवाज गूंजी, अरे जिन क्लैन तो उससे भी खतरनाक है। जिन रोंग्यू, जिन रॉयल क्लैन का टॉप जीनियस, जिन रॉयल क्लैन का जिन रोंग्यू सच में स्टोन नंबर 9 उठा चुका था। भीड़ दंग रह गई। ये तो हमारे क्लैन का टॉप टैलेंट है। ये देखकर सूपिंग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। कमाल है, दुनिया में टैलेंटेड लोगों की कोई कमी नहीं। बेस्ट मटेरियल्स पाना आसान नहीं होने वाला। उसकी नजर धीरे धीरे स्टोन नंबर 10 पर गई और उसी पल उसने डिसीजन ले लिया, अगर ऐसा है तो मुझे यही चुनना होगा। जैसे ही वो स्टोन नंबर 10 की तरफ बढ़ा, पूरा क्राउड हंसने लगा। ये इंसान क्या सच में 10 मार्क स्टोन उठाने वाला है? यहाँ तक कि यांके और जिन रोंग्यू ने भी हिम्मत नहीं की। ये तो बस ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन सूपिंग ने बिना कुछ बोले अपना हाथ उठाया और अपना पेट समन किया, टयान ड्रैगन डॉग। गोल्डन क्रो के एल्डर्स ध्यान से देखने लगे। ये समनिंग टेक्निक है, हेवनली मास्टर द्वारा बनाया गया सिस्टम हमारे क्लैन से बिल्कुल अलग है। एक एल्डर ने पूछा, क्या ये रूल्स के खिलाफ नहीं है? अगर ये सैकड़ों क्रीचर्स समन कर ले तो? सूपिंग, जो अब दयान ड्रैगन डॉग के साथ मर्ज हो चुका था, उसने शांत आवाज में कहा, चिंता मत करो, मैं सिर्फ एक ही समन करूंगा। उसने ड्रैगन क्लॉस से उस डिवाइन स्टोन को पकड़ लिया। पूरी ताकत लगाकर वो चिल्लाया, उठ जा छोटा सा शरीर। लेकिन वो विशाल पत्थर सच में उठ गया। दूसरा एल्डर हैरान रह गया। ये सिस्टम वाकई अद्भुत है। कमजोर क्रीचर्स भी लाइफ कनेक्शन के जरिए ऐसी पावर निकाल रहे हैं जो उनके बस की नहीं थी। लेकिन अब सूपिंग अपनी लिमिट पर पहुंच रहा था। तेंकोरक छोटा नहीं है साथ में, इसलिए मैं सिर्फ फर्स्ट स्टेज फ्यूजन ही यूज कर सकता हूँ। ये बहुत भारी है। उसके मसल्स फटने लगे, पैरों से खून बहने लगा। सूपिंग ने दांत भींचकर कहा, ऐसी चोट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसके दिमाग में तेंकोरक छोटा की हालत घूम गई, जिसे उस मॉन्स्टर ने बेरहमी से टॉर्चर किया था। उसने और जोर लगाया और आगे बढ़ता गया। उसका दर्द मेरे दर्द से 100 गुना ज्यादा होगा। खून और तेजी से बहने लगा। लेकिन वो रुका नहीं। ये सिर्फ मेरा टेस्ट नहीं है, ये मेरा और दोनों का टेस्ट है। जो भी हो, हमें इसे पार करना ही होगा और स्ट्रांग बनना ही होगा। ऊपर उड़ते हुए यंके ने चिल्लाकर कहा, ओ मानव, बेवकूफ मत बन, तेरी ताकत खत्म हो रही है। पत्थर नीचे रख दे, नहीं तो मर जाएगा। लेकिन सूपिंग रुका नहीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोला, मैं रुकने वालों में से नहीं हूं। ये स्टोन मैं फिनिश लाइन तक लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सूपिंग दांत भींचकर बोला, अब मुझे सबसे कम डर अगर किसी चीज से है तो वो है डेथ। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, वो विशाल डिवाइन स्टोन सीधे उसके शरीर पर गिर पड़ा। खून चारों तरफ फट पड़ा। बाकी पार्टिसिपेंट्स जो हल्के स्टोन्स उठा रहे थे, डर के मारे जम गए। अच्छा हुआ मैंने ऐसा पागलपन नहीं किया। एक औरत ने डीक्योंग की तरफ देखकर ताना मारा, तुम जिस हेवनली डिसेंडेंट को लाए थे वो तो बस एवरेज निकला। लेकिन डीक्योंग ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, बस देखते रहो। अचानक उस पत्थर के नीचे से एक तेज रोशनी निकली। सबकी आंखें फैल गईं। क्या अगले ही पल सूपिंग फिर खड़ा हो गया, बिल्कुल बिना किसी चोट के। ये कैसे पॉसिबल है? रेड स्कार्फ वाली फिनिक्स चिल्लाई, क्या ये डेथ के बाद रिवाइवल है? एक गोल्डन क्रो बोला, जो भी है, ऐसी हेवन डिफाइंग एबिलिटी की कीमत जरूर होती है। सबकी नजर सूपिंग पर थी, जो अपने शरीर से हजारों गुना बड़े स्टोन को जबरदस्ती उठाकर आगे बढ़ रहा था। उसकी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। सूपिंग स्विंग लड़खड़ाते हुए चल रहा था। हर कदम पर खून के निशान छूट रहे थे। आगे पहाड़ और तेज बहती नदी रास्ता रोक रहे थे। एक तेज उड़ने वाला गोल्डन क्रो बोला, चाहे ये बार बार रिवाइव हो जाए, आखिर में ये सब बेकार है। तभी सूपिंग रुक गया। उसने वो विशाल स्टोन जमीन पर रख दिया। एक हाथ उससे छू रहा था
और उसकी नजर सीधी आगे टिकी थी। हवा में उसके बाल लहरा रहे थे। क्या ये हार मान गया? भीड़ में किसी ने पूछा। दूसरा बोला, अगर इसके पास गोल्डन क्रो डीमन बॉडी है तो ये ट्रांसफॉर्म होकर उड़ क्यों नहीं जाता? एक सुनहरे बालों वाला आदमी समझाने लगा, ये अभी सेकंड स्टेज में है, सिर्फ फिफ्थ स्टेज पर ही ट्रांसफॉर्मेशन और इनेट एबिलिटी अनलॉक होती है। अचानक सूपिंग की आंखों में आग चमकी। उसने अपनी मास्क आर्म में ताकत भरी। डीमन सप्रेसिंग डिवाइन फिस्ट, गोल्डन क्रो एंसेस्टर की ब्रूटल टेक्निक। वो दौड़ा और गरजते हुए चिल्लाया, ग्रेट एवोल्यूशन, ट्रू ड्रैगन, डीमन सप्रेसिंग फिस्ट। उसके पंचेस पहाड़ों पर गिरने लगे, धड़ाम धड़ाम। हर वार के साथ उसका शरीर टूट रहा था, वो खून उगल रहा था, लेकिन सिस्टम की आवाज आई, होस्ट डेड, रिवाइवल इनिशिएटेड। उसका शरीर फिर से रिजेनरेट हुआ और वो वहीं खड़ा हो गया। फिर से हमला, फिर मौत, फिर रिवाइवल, बार 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 बार। आखिरकार उसके सामने खड़ा पहाड़ भी उसकी जिद के आगे झुकने लगा। आखिरकार वो विशाल पहाड़ दरक गया और फिर जोरदार धमाके के साथ टूटकर बिखर गया। गिरते हुए पत्थरों ने नदी के ऊपर एक नेचुरल ब्रिज बना दिया। सूपिंग ने फिर से 10 मार्क वाला डिवाइन स्टोन उठाया और उसी रास्ते पर चल पड़ा जो उसने खुद बनाया था। सिस्टम लगातार अनाउंस कर रहा था, होस्ट डेड, रिवाइव्ड ऑन द स्पॉट, डेथ, रिवाइवल, स्ट्रगल। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन आखिरकार वो फिनिश पॉइंट तक पहुंच गया। अचानक एक रैंकिंग बोर्ड सामने उभरा। रैंक 1 सूपिंग, डिवाइन स्टोन 10 मार्क, रैंक 2 जिन रोंग्यू, डिवाइन स्टोन 9 मार्क, रैंक 3 यंके, डिवाइन स्टोन 8 मार्क। पूरा क्राउड सन्न रह गया। एक आउटसाइडर, फर्स्ट रैंक सूपिंग, वहीं खड़ा था। हाँफते हुए उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। चारों तरफ से फुसफुसाहट गूंजने लगी। 10 मार्क, उसने सच में कर दिखाया। सैकड़ों सालों में ऐसा किसी ने नहीं किया। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी। स्ट्रेंथ टेस्ट खत्म हुआ। एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी आगे आया। उसने एक विशाल ब्लैक डीमन ड्रैगन समन किया और घोषणा की, सेकंड टेस्ट अब शुरू होगा, सोल टेस्ट। गोल्डन क्रो एल्डर ने रूल समझाए। सभी पार्टिसिपेंट्स को इस ड्रैगन के मुंह के अंदर जाना होगा। अंदर डार्क ब्लड सोल वर्म्स हैं जो इस ड्रैगन के शरीर में पैरासाइट की तरह रहते हैं। तुम्हें उन्हें मारना होगा। जितने ज्यादा मारोगे उतना हाई स्कोर मिलेगा। ये सुनते ही कुछ पार्टिसिपेंट्स डर गए और पीछे हटने लगे, लेकिन सूपिंग ने अपनी मुट्ठी कस ली। अगर सब पीछे हट भी जाएं, उसे तो अंदर जाना ही होगा, क्योंकि बेस्ट मटेरियल्स के बिना वो तेंकोरक छोटा को नहीं बचा सकता। अगले ही पल सूपिंग बिना रुके ड्रैगन के मुंह की तरफ दौड़ा और अंदर घुस गया। बाकी लोग हंसने लगे। देखो इस इंसान को, फर्स्ट रैंक चाहिए इसे। दूसरा बोला, अंदर जाते ही ड्रैगन इसे खत्म कर देगा। टीकियोंग दूर खड़ा बुदबुदाया, इसका डिटर्मिनेशन सच में अलग है। मैं देखना चाहता हूँ ये इस टेस्ट को कैसे पार करेगा। उसी वक्त एक और आवाज आई, इतना घमंड मत कर, फर्स्ट रैंक मेरा है। और फिर एक एक करके सारे पार्टिसिपेंट्स भी ड्रैगन के मुंह की तरफ उड़ने लगे। जैसे ही वो आगे बढ़े, वो विशाल ड्रैगन अपनी आंखें खोलता है और अगले ही पल उसके अंदर से एक भयानक सोल अटैक बाहर फूट पड़ता है, जैसे ड्रैगन की दहाड़ जो सीधा आत्मा को चीर दे। जैसे ही सोल अटैक पड़ा, कई पार्टिसिपेंट्स दर्द से चीख उठे। उनकी आत्मा तक हिल गई, लेकिन एक ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का अपनी गोल्डन शील्ड से उस अटैक को रोक लेता है। वो था यान। उसने तुरंत अपना गोल्डन क्रो डोमेन एक्टिवेट किया और ड्रैगन के सोल अटैक को तोड़कर चकनाचूर कर दिया। उसी समय सूपिंग की तरफ भी वही हाल था। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी ठंडी नजर सीधी ड्रैगन की शैडो से टकराई। वो हल्का सा मुस्कुराया। देखते हैं ये डीमन कितना खतरनाक है। ज्यादा से ज्यादा कुछ बार और मरूंगा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, ड्रैगन की शैडो सीधा उसके सीने को चीरते हुए अंदर घुस गई। एक भयानक दर्द, उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखें फैल गईं, मुंह खुला का खुला रह गया। अचानक दर्जनों काले कांटे उसके शरीर को अंदर से भेदने लगे, सीने से लेकर गर्दन और फिर सीधे माथे तक। खून उसके चेहरे पर बहने लगा। बैंगनी रोशनी के साथ मिलकर एक डेडली ऑरा बना रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। उसे याद आया वो वक्त जब उसने और तेंगकोरक छोटा ने एक विशाल मॉन्स्टर से लड़ाई की थी। हड्डियों का समंदर, खून के पहाड़, और वो दोनों खड़े थे बीच में। बिना डरे अगले ही पल सूपिंग फिर से खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर डिवाइन फायर की तरह चमक रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कसी और सीधे ड्रैगन की तरफ देखा। ये चीज मुझे एक कदम भी नहीं रोक सकती। ड्रैगन की आंखें चमक उठीं। वो गुस्से में दहाड़ा। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी, तू एक कीड़ा है, अपनी सोल सौंप दे और खत्म हो जा। और उसी पल अनगिनत ड्रैगन हेड्स उसकी तरफ टूट पड़े, लेकिन सूपिंग वहीं खड़ा रहा। डिमोनिक एनर्जी के तूफान के बीच उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने दहाड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये डोमेन क्या होता है, लेकिन मेरे पास मेरा तरीका है।
अगले ही सेकंड उसका शरीर आग में फट पड़ा। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, डीमन सप्रेसिंग डिवाइन फिस्ट। एक विशाल गोल्डन फिगर प्रकट हुआ जैसे कोई ब्लेजिंग वॉर गॉड। उसने एक ही पंच मारा, धम्मम, पूरी स्पेस हिल गई एक ही वार में। ड्रैगन के कई सिर चकनाचूर हो गए। डीमन ड्रैगन दहाड़ उठा, उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। ये कैसी ताकत है! लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही वो गोल्डन वॉर गॉड उसके सामने खड़ा था। उस क्रिटिकल मोमेंट पर ड्रैगन ने दांत भींचे और मन ही मन सोचा, ये गोल्डन क्रो के 3 एल्डर्स मुझे मरवा ही देते। ये लड़का जरूर हेवनली गॉड का डिसेंडेंट है जिसे यहाँ ट्रेन करने भेजा गया है, और ये डोमेन के बारे में अनजान बनने का नाटक कर रहा है ताकि दूसरों के हाथों मुझे मरवा सके। उधर दूर तीनों एल्डर्स शांति से बैठे थे, पूरी लड़ाई को देख रहे थे। दूसरा एल्डर पसीना पोंछते हुए बोला, इस इंसान का डोमेन जिन रोंग्यू से कई गुना बड़ा है। तीसरा एल्डर बोला, और सबसे खतरनाक बात, इसकी पावर लिमिट साफ दिख रही है। इसका मतलब ये ऑलरेडी मैच्योर स्टेज में पहुंच चुका है। ग्रैंड एल्डर ने दाढ़ी सहलाई और हल्का मुस्कुराया, जैसा सोचा था। हेवनली गॉड का डिसेंडेंट सच में कोई आम इंसान नहीं है। उधर डीमन ड्रैगन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में साफ डर झलक रहा था। वो मन ही मन गरजा, इतनी जबरदस्त पावर मेरे सामने खड़ी है, क्या ये मुझे अंधा समझ रहा है? लेकिन फिर उसने सोचा, ऐसे मॉन्स्टर का सामना करने के लिए इस ड्रैगन के पास जरूर कोई लास्ट ट्रिक होगी। अचानक ही डीमन ड्रैगन ने अपना सिर झुका लिया, शर्माते हुए अपने पंजे रगड़ने लगा और उसकी आंखों में पिंक दिल जैसे निशान चमकने लगे, जैसे वो किसी पर मोहित हो गया हो। सूपिंग ये देखकर एक पल के लिए कंफ्यूज्ड हो गया। उसने सोचा, इस ड्रैगन की वो डरावनी ऑरा और दबाव अचानक कहाँ गायब हो गया। तभी ड्रैगन ने जोर से दहाड़ मारी और अपना मुंह पूरी तरह खोल दिया, बिना एक सेकंड गंवाए। सूपिंग सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ा, जरा भी डर नहीं। दूर खड़े यांके और जिन रोंग्यू के चेहरे फक पड़ गए। उनकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों था। ये ड्रैगन खुद अपना मुंह खोलकर उसे अंदर जाने दे रहा है। चिढ़कर बोले, साला। वो हमसे एक कदम आगे निकल गया। उसी पल सूपिंग ठंडी नजरों के साथ ड्रैगन के मुंह के अंदर घुस गया और मन ही मन बोला, ये ड्रैगन क्या खेल खेल रहा है? पहले उन सोल वर्म्स को खत्म करता हूँ, फिर सोचूंगा। वो गीले और फिसलन भरे माउथ पैसेज से होता हुआ सीधे ड्रैगन के अंदर उतर गया। अंदर पूरा अंधेरा था। चारों तरफ मांस की दीवारें हल्के हल्के धड़क रही थीं। सूपिंग ने अपनी स्पीड कम कर दी। उसकी गोल्डन आईज तेजी से हर हरकत को स्कैन कर रही थीं। वो हर छोटी आवाज को ध्यान से सुन रहा था। अचानक सामने से एक सोल वर्म उस पर झपटा। उसके तेज पंजे उसे चीरने के लिए तैयार थे, लेकिन सूपिंग जरा भी नहीं हिला। उसका राइट आर्म जो ड्रैगन आर्मर में लिपटा था चमक उठा और वो शांत आवाज में गरजा। ड्रैगन आर्मर्ड फिस्ट, उसका पंच आसमान से गिरते हथौड़े की तरह पड़ा। धड़ाम, हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे शरीर में गूंज गई। वो विशाल सोल वर्म उछलकर दूर जा गिरा और उसका शरीर टुकड़ों में फट गया। सूपिंग एक पल के लिए रुक गया, थोड़ा हैरान। अजीब है, मैंने तो अभी फुल पावर भी यूज नहीं की, फिर ये इतनी आसानी से एक्सप्लोड कैसे हो गया? उसका ड्रैगन आर्मर्ड आर्म अभी भी धुआं छोड़ रहा था, जबकि उस वर्म का शरीर तड़प रहा था। खून और चिपचिपा द्रव टपक रहा था। बाहर वो विशाल ब्लैक ड्रैगन ठंडी सांस छोड़ते हुए मन ही मन खुश हुआ। अच्छा हुआ ये सोल वर्म खुद ही एक्सप्लोड हो गया। इस तरह उसे सीधे उस हेवनली डिसेंडेंट से भिड़ना नहीं पड़ेगा और शायद वो बिना जोखिम के उसे खत्म भी कर सके। अंधेरी मांस की उस सुरंग के अंदर लाल खून जैसे रंग के कई सोल वर्म्स एक साथ झपट पड़े। उनके मुंह दांतों से भरे थे और चीखें इतनी डरावनी कि माहौल कांप उठा। सूपिंग हल्का सा मुस्कुराया। उसका बायां हाथ फिर से उठा। डीमन सप्रेसिंग डिवाइन फिस्ट। एक के बाद एक उसके पंचेस बरसने लगे। हर टेंटेकल चूर चूर हो गया। वो उन सोल वर्म्स को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी सवाल था, ये सब इतना आसान क्यों लग रहा है? फिर भी उसने सोचना छोड़ दिया और बस आगे बढ़ते हुए लगातार पंचेस मारता रहा। दूसरी तरफ जिन रोंग्यू ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने नोटिस किया सूपिंग के पंचेस में कोई खास पावर फ्लक्चुएशन नहीं था, फिर भी हर सोल वर्म आसानी से टूट रहा था, जैसे बस हल्के से छूने पर ही बिखर जाए। वो चौंक गया, ये आखिर क्या टेक्निक है? उसी वक्त एक सोल वर्म उस पर टूट पड़ा और सीधे उसकी बांह को काट लिया। जिन रोंग्यू ने दांत भींच लिए। उसने अपना गोल्डन क्रो फिस्ट उठाया। उसकी आंखें जल उठीं। नहीं, मैं गोल्डन क्रो रॉयल क्लैन का जीनियस हूँ। मैं किसी आउटसाइडर से कैसे हार सकता हूँ? उसकी मुट्ठी पर गोल्डन फायर भड़क उठी और उसने जोरदार पंच मारा। धड़ाम, अटैक सीधे उस वर्म के शरीर से टकराया। भयानक शॉकवेव फैली, लेकिन उसके आउटर शेल पर एक खरोंच तक नहीं आई।
उसका दिल हिल गया। ये इतना सख्त क्यों है? इन वर्म्स की डिफेंस हद से ज्यादा स्ट्रांग है। तभी वो मॉन्स्टर उसकी बाह को और जोर से काटने लगा। दर्द उसकी हड्डियों तक उतर गया। वो हल्का सा कराहा। सिर्फ डिफेंस ही नहीं, इनका अटैक भी खतरनाक है। अब वो फंस चुका था। उसने समझ लिया ये फाइट लंबी नहीं खींच सकता। बस एक ही रास्ता बचा है। उसने अपना अल्टीमेट मूव एक्टिवेट करने का फैसला किया। गोल्डन फायर उसके सीने के सामने इकट्ठा होने लगी। घूमते हुए एक वॉर्टेक्स बन गया। उसकी आवाज गहरी हो गई, एम्परर फ्लेम। अगले ही पल तेज रोशनी फट पड़ी। जलती हुई एनर्जी उस वर्म के शरीर में घुस गई। बिजली की तरह स्पार्क्स उसकी स्केल्स पर दौड़ने लगे। आंखें चकाचौंध करने वाली चमक फैल गई। फिर खड़क टूटने की आवाज गूंजी। आखिरकार उस वर्म का कठोर आर्मर टूट गया। उसके दांतों के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। जिन रोंग्यू वहीं खड़ा हाँफ रहा था। उसकी सांसें अभी भी कंट्रोल में नहीं थीं। पसीना उसके गालों पर बह रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ एक सोल वर्म को मारने में इतना ज्यादा स्टैमिना खर्च हो जाएगा। तभी उसने अपना सिर घुमाया और सूपिंग की तरफ देखा, और वो नजारा देखकर वो पूरी तरह शॉक्ड रह गया। सूपिंग बिना किसी एफर्ट के बिल्कुल आराम से उन सोल वर्म्स के बीच घूम रहा था और एक एक करके उन्हें साफ तरीके से खत्म कर रहा था। वो हैरानी से चिल्लाया, ये इंसान ऐसा कैसे कर रहा है? लेकिन सूपिंग तो अभी भी बैटल में पूरी तरह डूबा हुआ था। हर सोल वर्म को इंस्टेंट खत्म करता जा रहा था। उसी वक्त ऊपर मंच से वार्निंग बेल बज उठी। ग्रेट एल्डर की ठंडी और सख्त आवाज गूंजी, एक इंसेंस स्टिक खत्म हो चुकी है। सभी पार्टिसिपेंट्स तुरंत पीछे हट जाएं। जैसे ही ये वर्ड्स गिरे, डीमन ड्रैगन ने अपना मुंह खोल दिया और अंदर मौजूद सभी पार्टिसिपेंट्स को बाहर उछाल दिया गया। सूपिंग आराम से ग्राउंड पर लैंड हुआ, जैसे अभी अभी जो फाइट हुई वो उसके लिए कुछ भी नहीं थी। चारों तरफ बाकी पार्टिसिपेंट्स भी वापस आ गए, लेकिन हर कोई घायल था। जिन रोंग्यू अपने इंजर्ड आर्म को पकड़े हुए चुपचाप सूपिंग को देख रहा था। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन पावर गैप अब साफ दिख रहा था। एल्डर ने फिर से बोलना शुरू किया। आवाज ठंडी और अथॉरिटी से भरी हुई थी। सोल टेस्ट खत्म हो चुका है, रिजल्ट्स अब अनाउंस किए जाएंगे। उसने उंगली स्नैप की और एक रेड गोल्डन लाइट निकलकर आसमान में फैल गई। फिर एक जायंट गोल्डन स्क्रोल बनकर स्क्वायर के बीच खड़ी हो गई, जिस पर टॉप पार्टिसिपेंट्स के नाम चमक रहे थे। सबसे ऊपर था सूपिंग, शॉकिंग 128 ब्लड वर्म्स के साथ। उसके बाद जिन रोंग्यू 27 ब्लड वर्म्स और फिर यांके 24 ब्लड वर्म्स। ये टेरिफाइंग गैप देखकर सबकी सांसें अटक गईं। उनके चेहरे सख्त हो गए। 128 ब्लड वर्म्स, ये तो आसमान और जमीन का फर्क है। एक लड़की धीमी आवाज में बोली, ये आउटसाइडर फिर से फर्स्ट आ गया, वो भी लगातार दूसरी बार। ये कैसे पॉसिबल है? किसी ने दांत भींचते हुए कहा। ये बहुत इंसल्टिंग है। आज गोल्डन क्रो रॉयल फैमिली की रिस्पेक्ट को उसने कुचल दिया। तभी एल्डर ने शांत भाव से हाथ उठाया। गोल्डन लाइट इकट्ठा होने लगी और एक ब्यूटीफुल केज बन गई। उसके अंदर एक फियर्स ड्रैगन कैद था, जो गुस्से में जोर जोर से दहाड़ रहा था। उसकी चीखें और कर्सेस चारों तरफ गूंज रही थीं। तुम पंखों वाले पक्षियों, मैं तुम सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अजी ये ड्रैगन्स, अगर तुमने दोबारा सामने आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी पूरी ब्लड लाइन को उनके घोंसले में ही खत्म कर दूंगा। लेकिन एल्डर्स ने उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वो बस मुड़े और शांत स्वर में बोले, इस मोमेंटम को अगले स्टेज तक बनाए रखो। अचानक आसमान अंधेरा हो गया। बिजली की गरज लगातार क्लाउड्स को चीरने लगी। सब लोग ऊपर देखने लगे। एक नई लाइट कॉलम धीरे धीरे फॉर्म हो रही थी। हवा के भंवर के बीच एक विशाल पत्थर धीरे धीरे प्रकट हुआ। एल्डर की गूंजती हुई आवाज आई, अगला चरण शुरू होता है। तीसरा राउंड, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। सबके सामने एक विशाल स्टोन टैबलेट खड़ा था। उसके बेस पर खड़े होते ही हर किसी को एक इनविजिबल प्रेशर महसूस हुआ, जो उनके शरीर को दबा रहा था। नीचे खड़े पार्टिसिपेंट्स ने ऊपर देखा। उनकी आंखों में क्यूरियोसिटी और डिटर्मिनेशन दोनों साफ दिख रहे थे। एल्डर की आवाज फिर गूंजी, इस स्टेज को पास करने के लिए तुम्हें इस टैबलेट पर छिपे पैटर्न्स को एक्टिवेट करना होगा। सिर्फ 3 लाइंस एक्टिवेट करना ही पास होने के लिए काफी है। जितने ज्यादा पैटर्न्स तुम एक्टिवेट करोगे, उतना ही हाई तुम्हारा स्कोर होगा। नीचे खड़ा सूपिंग उस टैबलेट को ध्यान से देख रहा था। हवा उसके बालों को पीछे उड़ा रही थी और उसका सीरियस चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं जैसे ही उसने पूरी फोकस के साथ उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया। एग्जामिनर ने चैलेंज का मैकेनिज्म समझाना शुरू किया। ये डाओ टैबलेट तुम्हारे डाओ इंटेंट को रिस्पॉन्ड करेगा। डाओ पैटर्न्स खुद ब खुद ग्लो करेंगे। पासिंग मार्क है 3 पैटर्न्स। जितने ज्यादा डाओ पैटर्न्स ग्लो करेंगे, उतनी ही तुम्हारी रैंकिंग बढ़ेगी। अब हर बार 10 लोगों को टेस्ट किया जाएगा। 3 वॉरियर्स सबसे पहले आगे बढ़े। एक ब्राउन हेयर वाला युवक आगे आया।
उसने स्टोन पर बने डाओ पैटर्न्स को ध्यान से देखा, फिर उसने अपनी पावर फोकस की और एक लाइट बीम टैबलेट की ओर रिलीज की। तुरंत स्टोन पर 3 डाओ पैटर्न्स चमक उठे। एग्जामिनर ने अनाउंस किया, 3 डाओ पैटर्न्स एक्टिवेट हुए, पास। इसके बाद ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी आगे बढ़े और अपनी अपनी पावर यूज करने लगे। हर कोई अपनी अपनी एबिलिटी यूज करके अपनी पावर को स्टोन पर प्रोजेक्ट करने लगा। डाओ पैटर्न्स एक एक करके ग्लो होने लगे। 2 डाओ पैटर्न्स जले, फेल। 4 डाओ पैटर्न्स जले, पास। 3 डाओ पैटर्न्स जले, पास। एक इंसान खुशी से चिल्लाया, 4, बढ़िया, मैं पास हो गया। दूसरा भी गर्व से बोला, 4 डाओ पैटर्न्स। आखिरी युवक ने निराश होकर कहा, सिर्फ 2। पीछे खड़ा सूपिंग ये सब ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। सच में गोल्डन क्रो का इनेट टैलेंट है। इसके पैटर्न्स काफी स्टेबल और मजबूत हैं। मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एक नॉर्मल इमेच्योर गोल्डन क्रो करीब 4 डाओ पैटर्न्स तक समझ सकता है। एग्जामिनर ने आवाज लगाई, अगला ग्रुप 2। बाकी वॉरियर्स आगे बढ़े, जिनमें जिन रोंग्यू और यांके भी शामिल थे। सबसे पहले जिन रोंग्यू आगे आया। उसने अपनी इनर एनर्जी एक्टिवेट की और एक पावरफुल लाइट बीम रिलीज की। यहाँ तक कि जमीन भी उस प्रेशर को सह नहीं पाई। एक विशाल पावर वेव स्टोन पर जाकर टकराई और उसका थोड़ा हिस्सा तक टूट गया। बाकी वॉरियर्स शॉक में आ गए जब उन्होंने ग्लोइंग डाओ पैटर्न्स देखे। हे भगवान! जिन रोंग्यू ने 10 डाओ पैटर्न्स एक्टिवेट कर दिए। वो शांत स्वर में बोला, बस नॉर्मल है। उसके पीछे खड़े लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। अब देखते हैं यांके और उस ह्यूमन का क्या होता है। अगला था यांके। उसने अपनी अटैक रिलीज करते हुए चिल्लाया, जल उठो मेरे लिए। उसकी एनर्जी बेहद पावरफुल थी और उसका स्कोर तेजी से बढ़ गया। 12 डाओ पैटर्न्स ग्लो हुए। यंग के पास घोषित किया गया। एक वॉरियर डरते हुए बोला, उसने सच में 12 हासिल कर लिए। सुपिंग बस हल्की सी सांस लेकर कड़वी मुस्कान दे पाया, क्योंकि पहले उसे आना की हेवनली ट्रिब्यूलेशन से फायदा मिला था, लेकिन उसने सिर्फ लाइटनिंग डाओ का एक ही एस्पेक्ट समझा था। लगता है ये राउंड मेरे लिए सबसे मुश्किल होगा। तभी सिस्टम ने उसे इंकरेज किया, नहीं, ये तीसरा राउंड ही तुम्हारे लिए सबसे आसान होगा। टेक्निक डाओ तक पहुंचने का ब्रिज है। जो टेक्निक्स तुमने ऑलरेडी मास्टर की हैं वो इस राउंड को पास करने के लिए काफी हैं। सुपिंग सोच में पड़ गया। टेक्निक ही डाओ का ब्रिज है। सिस्टम का मतलब क्या है? क्या मेरी मास्टर टेक्निक्स भी डाओ पैटर्न्स को एक्टिवेट कर सकती हैं? एग्जामिनर ने अनाउंस किया, लास्ट ग्रुप। सभी वॉरियर्स आगे बढ़े, जिनमें सुपिंग भी शामिल था। अब सुपिंग की बारी थी। उसने अपना एक हाथ स्टोन पर रखा और गहरी सांस ली। उसका शरीर टेंस हो गया। उसके अंदर लाइटनिंग एनर्जी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। उसके अंदर बह रही एनर्जी धीरे धीरे उसकी बाजू में इकट्ठा होने लगी। लाइटनिंग वाला एक डाओ पैटर्न जल उठा, लेकिन अभी भी काफी नहीं था। जैसा उसने सोचा था, पहला पैटर्न एक्टिवेट हो गया। अब उसके पास जो बचा था वो सिर्फ स्ट्रेंथ और स्पीड का एनहांसमेंट था। सुपिंग लगातार अपनी बाकी ताकतें इस्तेमाल करता गया चैलेंज को पूरा करने के लिए। उसने अपनी आखिरी 2 एनर्जी स्ट्रीम्स भी स्टोन में पुश कर दी। अब डाओ पैटर्न्स की संख्या पास होने के लिए काफी थी, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। स्ट्रेंथ डाओ, स्पीड डाओ, 2 और पैटर्न्स चले, कुल मिलाकर 3, और उसे पास घोषित कर दिया गया। तभी एक एल्डर ने कुछ नोटिस किया, रुको, मैंने इतने छोटे और कमजोर डाओ पैटर्न्स पहले कभी नहीं देखे। अगर इसे वैलिड माना गया तो ये बाकी गोल्डन क्रोस की कल्टीवेशन पर असर डाल सकता है। एक ब्लॉन्ड हेयर वाला एल्डर तुरंत बोला, लेकिन रूल्स के हिसाब से हम सिर्फ डाओ पैटर्न्स की संख्या कंपेयर करते हैं। चाहे ये हेवनली गॉड डिसेंडेंट के पैटर्न्स छोटे और कमजोर हों, फिर भी ये मिनिमम स्टैंडर्ड पूरा करते हैं। एक व्हाइट हेयर एल्डर ने सिर हिलाया, सही कहा, डाओ के अनगिनत रूप होते हैं। सिर्फ ग्रेट डाओ ही पैटर्न्स एक्टिवेट नहीं कर सकता। ग्रेट डाओ के अंदर कई छोटे डाओ भी शामिल होते हैं, और अगर कोई एक छोटे डाओ को पूरी तरह मास्टर कर ले तो वो भी एक तरह की परफेक्शन है। फिर उसने सुपिंग की तरफ देखा और पूछा, हेवनली गॉड डिसेंडेंट, क्या तुमने अपनी सारी टेक्निक्स यूज कर ली हैं? सुपिंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, अभी सब नहीं। उसकी आंखों में दृढ़ता साफ दिख रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, कैसे भी करके यांके के 12 डाओ पैटर्न्स को पार करना होगा, तभी फर्स्ट रैंक मिलेगा। उसने अपने अंदर कहा, सिर्फ बेस्ट बॉडी मटेरियल्स मिलने पर ही मैं छोटे स्कल को बचा पाऊंगा। मैं पहले ही ग्रेट डेयन स्काई ड्रैगन के साथ मर्ज कर चुका हूँ, तो उसकी टेक्निक्स भी अब मेरी ही हैं। उसने गहरी सांस ली। मेरे पास अभी भी कई पेट टेक्निक्स बची हुई हैं। देखते हैं क्या वो भी डाओ पैटर्न्स बना सकती हैं। सुपिंग ने अपनी सारी पेट्स की एनर्जी इकट्ठा कर ली। ग्रेट डेयन स्काई ड्रैगन की रोर, स्काई ड्रैगन शील्ड, 100 माइल सोल हंटर, डिवाइन प्रोटेक्शन,
लाइटनिंग स्टॉर्म आर्मर सबको एक साथ चैनल करके उसने पूरी ताकत से स्टोन पर स्ट्राइक कर दिया। डाओ पैटर्न्स तुरंत जल उठे और इस बार नतीजा सबकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। बाहर खड़े वॉरियर्स पूरी तरह स्टन रह गए। 5 बढ़ गए। सुपिंग के अंदर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया। कमाल है, भले ही हर टेक्निक डाओ पैटर्न एक्टिवेट नहीं कर पाई, लेकिन कुछ ने कर दिखाया। उसने तुरंत कमांड दिया, टयान ड्रैगन जल्दी सेपरेट हो जाओ। पर्पल फायर ड्रैगन अब तुम्हारी बारी है। पेट तुरंत अलग हो गया और पर्पल फायर ड्रैगन सामने आ गया। सुपिंग ने बिना समय गंवाए उसके साथ मर्ज कर लिया। उसी पल उसने अपनी पेट पावर्स का कंबाइंड एनर्जी ब्लास्ट रिलीज किया। माउंटेन क्रशिंग ड्रैगन क्लॉ, डिवाइन आयरन वॉल, ड्रैगन ऑरा, स्टोन आर्मर, स्केल आर्मर, एनहांसमेंट, आइस बोनार, आउटर फायर रोब, ड्रैगन फायर ब्रेथ, इन सब के साथ डाओ पैटर्न्स और फैलने लगे। अब कुल मिलाकर 12 डाओ पैटर्न्स जल उठे। यांके बेचैन हो गया। पहले ही 12, क्या ये मेरे फर्स्ट रैंक को बराबर करने वाला है? जिन रोंग्यू ने उसे देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता ये इतना सिंपल है। इसके बाद सुपिंग अलग खड़ा हो गया, गहरी सोच में डूबा हुआ। मेरी सारी टेक्निक्स तो यूज हो चुकी हैं, क्या अभी भी कोई बाकी है? बाकी वॉरियर्स भी समझ नहीं पा रहे थे। 12 पैटर्न्स के बाद भी क्या ये रुकने वाला नहीं है? क्या इसके पास अभी और टेक्निक्स बची हैं? तभी जैसे उसे कुछ याद आया, सुपिंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके दोनों हाथ ऐसे उठे जैसे वो कुछ थाम रहा हो और उन्हें स्टोन की तरफ बढ़ा दिया। उसके शरीर से एक अजीब किलिंग ऑरा निकलने लगी, जिसे देखकर सब लोग कंफ्यूज हो गए। ये क्या करने वाला है? क्या ये सोर्ड डाओ है? उसकी पोस्चर देखकर यही सबसे सही जवाब लग रहा था। उसके पीछे एक रेजिंग फ्लेम स्कल का इल्यूजन उभरा जो उसकी डिटर्मिनेशन को दिखा रहा था। सुपिंग ने अपने हाथ में ची सोर्ड को कसकर पकड़ा। उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह सीरियस था। अगर पेट फ्यूजन स्किल्स डाओ पैटर्न्स एक्टिवेट कर सकती हैं, तो जो स्किल मैंने छोटे स्कल से सीखी है, पीछे छोटे स्कल की शैडो झलकने लगी, जिससे उसे और कॉन्फिडेंस मिला। ये भी जरूर काम करेगा। उसने अपनी सोर्ड आगे की ओर स्विंग की। स्टार केओस रीइंकार्नेशन सोर्ड। हवा में काउंटलेस सोर्ड पाथ्स उभर आए, लाइंस घूमने लगीं, अलग अलग कलर्स में चमकती हुई। सोर्ड डाओ तुरंत प्रकट हो गया। एक और डाओ पैटर्न जल उठा। अब कुल 13 डाओ पैटर्न्स हो चुके थे। सुपिंग भारी सांस लेते हुए खड़ा था। उसकी एनर्जी तेजी से खर्च हो चुकी थी। उस भारी अटैक के बाद सुपिंग स्कोरबोर्ड की तरफ देखने लगा और खुशी से चिल्लाया, 13 लाइंस हो गया। यांके ने ऊपर स्कोरबोर्ड की तरफ देखा और गहरी सांस ली। शुरुआत में वो इस डाओ टेस्ट से फर्स्ट रैंक लेने आया था, लेकिन आखिर में उसे पीछे ही रहना पड़ा। टीकियोंग भी बोल उठा, मैंने सोचा था लाइटनिंग डाओ के अलावा इसके सारे रास्ते छोटे और नॉन ऑर्थोडॉक्स हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना सॉलिड ग्रेट डाओ समझ चुका है। एल्डर्स भी सुपिंग की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। वाकई हेवनली लॉर्ड का डिसेंडेंट कहलाने लायक है। इसमें सच में गॉड बनने का नेचुरल टैलेंट है। आसमान में एक लंबा रैंकिंग बोर्ड उभर आया, जिस पर सभी रिजल्ट साफ दिख रहे थे। पहले स्थान पर सुपिंग, उसके बाद यांके और फिर जिन रोंग्यू। नीचे खड़े कुछ लोग शॉक में थे, तो कुछ के चेहरे पर साफ नाराजगी थी। क्या इसने 13 डाओ पैटर्न्स हासिल कर लिए? ये आउटसाइडर फर्स्ट रैंक कैसे ले सकता है? अगर ये आउटसाइडर कंबाइंड टेस्ट भी जीत गया तो हमारे गोल्डन क्रो क्लैन की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी एक एल्डर ने हाथ उठाया और हवा में कुछ बनाने लगा। उसके स्पेल के साथ आसमान में एक गोल्डन क्रैक उभरी, जैसे स्पेस को फाड़ दिया गया हो। कुछ ही पल में वो क्रैक फैलकर एक विशाल टेलीपोर्टेशन गेट बन गई, जो किसी दूसरे वर्ल्ड की तरफ जा रही थी। नीचे खड़े सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। एल्डर की आवाज गूंजी, ये है कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्बैट टेस्ट का स्टेज। उसने गेट की ओर इशारा करते हुए कहा, अब सब अंदर जाओ। नीचे खड़े सभी लोग एक साथ चिल्लाए, हाँ, और तुरंत ही भीड़ उस गेट के अंदर कूदने लगी। सुपिंग उन्हें जाते हुए देखकर बोला, अच्छा, अब बस एक आखिरी फाइट बाकी है। तभी अचानक एक बूढ़े एल्डर का हाथ उसके कंधे पर आ गया और उसे पीछे खींच लिया। सुपिंग चौंक गया। एल्डर धीरे से बोला, हेवनली डिसेंडेंट, जरा ठहरो, तुम्हें इस आखिरी टेस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। सुपिंग हैरान हो गया। एल्डर, आपका मतलब क्या है? मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, कृपया मुझे आगे बढ़ने दें। एल्डर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, गलत मत समझो, ये आखिरी फाइट गोल्डन क्रो क्लैन के अंदर की बैटल है। अगर तुम इसमें गए तो सब मिलकर तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे और वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा। तुम्हारा अभी का परफॉर्मेंस ही काफी से भी ज्यादा है। अंदर ही अंदर एल्डर सोच रहा था, इसकी ये हेवन डिफाइंग रीबर्थ एबिलिटी के सामने इन जूनियर्स में से कौन इसे हरा सकता है?
बेहतर है नई जनरेशन के लिए थोड़ा होप बचा कर रखा जाए। सूपिंग इन बातों से थोड़ा इमोशनल हो गया। उसने अपनी ठुड्डी सहलाई और सोचने लगा, गोल्डन क्रो क्लैन सच में अलग ही लेवल का है। ये लोग जन्म से ही इतनी ताकत लेकर आते हैं, यहाँ तक कि इनके यंग स्टेज की पावर भी दूसरे क्लैंस को पूरी जिंदगी कल्टिवेट करके हासिल करनी पड़ती है। और ऊपर से ये चोजन हेवन जीनियसेस, पता नहीं और कितने हिडन ट्रम्प कार्ड्स इनके पास हैं। ग्रेट एल्डर का बिहेवियर उसके साथ काफी रिस्पेक्टफुल था। थोड़ा सोचने के बाद सूपिंग ने फैसला कर लिया, ठीक है, मैं ग्रेट एल्डर के अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरे बॉडी फॉर्जिंग मटेरियल्स का क्या होगा? एल्डर ने तुरंत मंत्र पढ़ा और जवाब दिया, हमारे गोल्डन क्रो क्लैन के रूल्स के अनुसार जो भी टेस्ट में फर्स्ट रैंक हासिल करता है, उसने हाथ आसमान की तरफ उठाया और जोर से कहा, उसे एक ड्रॉप हेवनली ब्लड मिलेगा। आसमान से एक आंसू के आकार की चमकती हुई बूंद धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और सूपिंग के सामने आकर रुक गई। सूपिंग उसे देखकर हैरान रह गया। यहाँ तक कि हेवनली गॉड्स भी मारे जा सकते हैं, तो ये एक ड्रॉप ब्लड जरूर बेहद कीमती होगा। ग्रेट एल्डर सच में इसे मुझे देने को तैयार है। उसने तुरंत अपने हाथ जोड़े और झुककर बोला, धन्यवाद ग्रेट एल्डर। एल्डर उस एसेंस ब्लड को सूपिंग के सामने लाते हुए बोला, तुमने हमारे क्लैन की कल्टीवेशन मेथड सीखी है, इसीलिए तुम्हें हमारे क्लैन की ब्लड लाइन का हिस्सा माना जा सकता है। ये हेवनली ब्लड ड्रॉप तुम्हारे शरीर के पोटेंशियल को एक्टिवेट कर सकता है। जैसे ही वो एसेंस ब्लड धीरे धीरे सूपिंग के शरीर में प्रवेश करने लगा, एल्डर ने समझाया, अगर तुम्हारे अंदर डिवाइन बॉडी का पोटेंशियल है तो ये उसे भी अवेकन कर सकता है। जैसे ही वो ब्लड अंदर गया, सूपिंग के शरीर के भीतर आग भड़क उठी, जैसे उसका मॉर्टल बॉडी पूरी तरह जलने वाला हो। आग भयंकर रूप से भड़की, फिर धीरे धीरे शांत होने लगी। उसके शरीर के अंदर से काले रंग की एक एनर्जी बाहर निकलने लगी। जलती हुई आग के दर्द को सहते हुए सूपिंग अपने आप को संभाले खड़ा रहा। वो एल्डर इस बदलाव को देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने सोचा था ये हेवनली ब्लड बस गोल्डन क्रो क्लैन का फायर डिवाइन बॉडी ही अवेकन करेगा, लेकिन ये तो उल्टा विच क्लैन का डिवाइन बॉडी एक्टिवेट कर बैठा। सूपिंग दर्द सहते हुए पीछे उठती काली धुंध को देखता है। उसकी आंखों में सवाल था। वो धीरे से पूछता है, ये विच क्लैन आखिर है क्या? क्या इनका फिजिकल बॉडी सच में इतना पावरफुल होता है? एल्डर ने आसमान की तरफ देखा, जैसे बहुत पुरानी हिस्ट्री याद कर रहा हो। प्राइमोर्डियल एरा में गॉड क्लैंस के जन्म से भी पहले सबसे पहला जीव जो पैदा हुआ था, उसकी आवाज भारी हो गई। वो एक मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस था जिसे इस काली धुंध ने घेर रखा था। उसे ही विच कहा जाता है। सूपिंग अंदर ही अंदर सोचने लगा, अगर विच क्लैन गोल्डन क्रो से भी ऊपर है तो उनका फिजिकल बॉडी तो अनइमेजिनेबल लेवल पर होगा। एल्डर फिर बोला, तुम्हारा डिवाइन बॉडी अब ट्रिगर हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। उसने कई रेयर स्पिरिचुअल मेडिसिन्स निकालकर सूपिंग को दे दिए। ये रिसोर्सेज हैं गोल्डन क्रो डीमन बॉडी के थर्ड स्टेज कल्टीवेशन के लिए। आज के परफॉर्मेंस के आधार पर ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। सूपिंग हैरान था, लेकिन तुरंत रिस्पेक्ट के साथ झुक गया। थैंक यू एल्डर। एल्डर ने कहा, अब मैं तुम्हें बॉडी रिफाइनमेंट कंटिन्यू करने के लिए ले जाऊंगा। सूपिंग का एक्सप्रेशन फिर सीरियस हो गया। सीन शिफ्ट होता है। सूपिंग रियल वर्ल्ड में वापस आता है। वो देखता है आना क्वाइटली शेल्फ साफ कर रही है। सूपिंग बिना टाइम वेस्ट किए बोलता है, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, तुम शॉप संभाल लो। इतना कहकर वो तुरंत उड़ जाता है। आना वहीं खड़ी रह जाती है, थोड़ा अनॉयड एक्सप्रेशन के साथ। वो सोचती है, इसका प्रेजेंस अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। लगता है इसने एक पूरा मेजर रियल्म ब्रेक कर लिया। फिर उसकी नजर गहरी हो जाती है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है, इसके अंदर अब एक ऐसी पावर है जो हायर डायमेंशन से आती है, कुछ ऐसा जिसे पूरी तरह कोई समझ नहीं सकता। सीन फिर कट होता है डार्क क्लाउड बेस्ड सिटी का कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट। भीड़ भाड़ के बीच एक नाम चमक रहा है, हन कॉर्पोरेशन। इस कंपनी की रेपुटेशन पूरे सिटी में काफी स्ट्रांग है और लगता है आगे यहीं से कहानी एक नया ट्विस्ट लेने वाली है। सूपिंग अपने ठुड्डी को सहलाता है। उसके चेहरे पर डाउट साफ दिख रहा था। क्या युएन फेंग ने जो एड्रेस दिया था वो सही था, लेकिन नाम इतना अजीब क्यों लग रहा है? उसने धीरे से सोचा, इसे हान कॉर्पोरेशन क्यों कहा जा रहा है, ली कॉर्पोरेशन क्यों नहीं? वो अंदर लॉबी में जाता है जहां कुछ ही लोग मौजूद थे। सीधा रिसेप्शन डेस्क के पास पहुंचकर उसने कहा, मेरा ल्यूअन फेंग के साथ अपॉइंटमेंट है, मेरा नाम सूपिंग है, कृपया उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। रिसेप्शनिस्ट ये नाम सुनकर कंफ्यूज हो गई। लेजेंड ल्यूअन फेंग, सॉरी सर, यहाँ इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये सुनते ही सूपिंग अंदर से हिल गया। नहीं है, इसका क्या मतलब? तभी पास में खड़ा एक ग्रीन कपड़ों वाला आदमी
ये नाम सुनकर फ्रीज हो गया। उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। घबराहट में उसका पैर फिसला और पास रखा पानी का बोल गिरकर पॉलिश किए हुए जूतों पर फैल गया। वो आदमी था हान फैमिली का यंग मास्टर। उसका चेहरा तुरंत गुस्से से काला पड़ गया। हान जिन सॉन्ग, मैंने तुझे जूते पॉलिश करने को कहा था, गंदा करने को नहीं। इतना बोलकर उसने उस लड़के के हाथ पर जोर से पैर रख दिया। लड़का दर्द से कांप उठा, लेकिन डर के मारे आवाज तक नहीं निकाली। यंग मास्टर ने और जोर से दबाया। अगर ये हाथ नहीं चाहिए तो अभी इसे बेकार कर देता हूँ। उसकी किलिंग इंटेंट इतनी भारी थी कि रिसेप्शनिस्ट पीछे हट गई। सुपिंग ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, ये आदमी कौन है? इतना टायरेंट क्यों बन रहा है? कांपती आवाज में जवाब आया, ये हान फैमिली का यंग मास्टर है। ये सुनकर सुपिंग के अंदर किलिंग इंटेंट उठने लगा। वो आगे बढ़ा और बोला, तुअन मुदा हन, मैं सुपिंग हूँ, लॉन्गजंग सिटी से आया हूँ। मैं ली फैमिली के किसी मेंबर से मिलने आया हूँ। उसकी आवाज ठंडी हो गई। लेकिन यहाँ सिर्फ हान फैमिली क्यों है? हान फैमिली का यंग मास्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। वो ठंडी हंसी के साथ बोला, इस डार्कला बेस सिटी में बहुत से लेजेंड्स पैदा हुए हैं। कभी एक लेजेंडरी फिगर था जिसका सरनेम था ली। हन फैमिली का यंग मास्टर ठंडी आवाज में बोला, लेकिन अफसोस, वो लेजेंड आज से 100 साल पहले मर चुका है। उसकी पूरी फैमिली भी खत्म हो गई और अब उनका कोई नामो निशान नहीं बचा। वो शू पॉलिश करने वाला लड़का अपने घायल हाथ को पकड़कर जोर से बोला, नहीं, ली लेजेंड अभी भी जिंदा है। वो बस गायब हो गए हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। जब तक उनका डेड बॉडी नहीं मिलता, हम ये कैसे मान लें कि वो मर चुके हैं? लेकिन हान यंग मास्टर ने हंसते हुए सिर हिला दिया। बकवास बंद करो। ये डेथ डिसीजन वाइन टावर ने खुद दिया है। सुपिंग अब भी कामली खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी हो चुकी थीं। कुछ दिन पहले मैं खुद ली लेजेंड को यहाँ छोड़कर गया हूँ। उसकी आवाज भारी हो गई। तो वो 100 साल पहले कैसे मर सकते हैं? ये सुनते ही वो गरीब लड़का जैसे होप से भर गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या हमारे ली फैमिली के दादाजी सच में जिंदा हैं? लेकिन हान यंग मास्टर का चेहरा गुस्से से भर गया। तुम जैसे नीच लोग फिर से उस नाम का इस्तेमाल करने की हिम्मत कर रहे हो। वो उसे फिर से लात मारने के लिए आगे बढ़ा। फैमिली? किस फैमिली की बात कर रहा है तू? तेरा सरनेम अब हन है। तू बस हमारे घर का सर्वेंट है। लड़का डर के मारे अपना चेहरा बचाने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन उसी वक्त एक अचानक से शील्ड सामने आकर अटैक रोक देता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो शील्ड बेहद सुंदर था। उसकी एनर्जी अलग ही लेवल की थी। हन यंग मास्टर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। ये तो स्पिरिट शील्ड है। सुपिंग ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसके हाथ से वही मैजिकल लाइट निकल रही थी। अब उसकी आवाज ठंडी और भारी हो गई। अब साफ साफ बताओ, तुम लोग हन सरनेम क्यों यूज कर रहे हो? उसकी नजरें और गहरी हो गईं। और ली लेजेंड को कहाँ छुपाया है? उसकी किलिंग इंटेंट इतनी भारी थी कि हवा तक जम गई। लेकिन हन यंग मास्टर अभी भी घमंड में था। कहाँ से आ गया ये पागल? क्या मुझे तुझे समझाना पड़ेगा कि मैं अपने सर्वेंट्स को कैसे पनिश करता हूँ? उसने ताना मारते हुए कहा। जहां तक ल्यूआन की बात है, कौन जाने वो कहीं सड़कर मर गया हो। सुपिंग ने हल्की सांस ली। उसकी आंखों में अब ठंडा गुस्सा जल रहा था। अगर तुम बोलना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके पीछे एक बेहद खतरनाक पावरफुल ड्रैगन का शैडो उभरने लगा। उसकी आवाज गूंज उठी। आज चाहे मुझे जमीन को 3 मीटर तक खोदना पड़े, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। इतना कहते ही सुपिंग आगे बढ़ा और हन यंग मास्टर का कॉलर पकड़ लिया। डर के मारे उसका हाल खराब था, लेकिन फिर भी वो अकड़ में बोला, तू करना क्या चाहता है? ये हान फैमिली का टेरिटरी है। सुपिंग ने बिना कुछ बोले अपनी पकड़ उन और टाइट कर दी और एक ही छलांग में ड्रैगन के सिर पर पहुंच गया। उसकी आवाज ठंडी थी। मैं ली लेजेंड के साथ लड़ चुका हूं। अगर वो यहाँ है। उसकी आंखें चमक उठीं। तो डायन ड्रैगन उसे सिर्फ एक सांस में ढूंढ लेगा। वो अब भी हान यंग मास्टर को पकड़कर आसमान में उड़ गया। ड्रैगन ने उड़ान भरी, ग्लास डोर को तोड़ते हुए बाहर निकला और पीछे एक बड़ा होल छोड़ गया। एनर्जी ट्रेस को फॉलो करते हुए ड्रैगन एक भारी आयरन डोर के सामने रुक गया, जो एक बैंक वॉल्ट जैसा दिख रहा था। सुपिंग ने पूछा, क्या वो अंदर है? लेकिन हान यंग मास्टर अभी भी मदद के लिए चिल्ला रहा था। कुछ ही पल में चारों तरफ से ब्लैक कपड़ों में निंजा गार्ड्स आ गए। हन फैमिली के एलीट गार्ड्स। लेकिन सुपिंग ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। एक ही कॉम्बो अटैक में 8 पीक लेवल गार्ड्स जमीन पर गिर पड़े। उसने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से आयरन डोर पर वार किया। बूम! दरवाजा टूट गया। अंदर जो दिखा वो देख सुपिंग की आंखें जम गईं। एक इंसान पूरी तरह लिपटा हुआ, जैसे कोई कोकून में बंद हो। वो था
ली लेजेंड स्पाइडर वेब में बंधा हुआ बेहोश। सूपिंग तुरंत उसकी तरफ भागा। सीनियर ली, मैं आपको अभी आजाद करता हूँ। ली ने आंखें खोली, शॉक में था। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? ब्रदर सूपिंग। लेकिन राहत की सांस लेने का वक्त ही नहीं मिला। पीछे से अचानक सफेद सिल्क थ्रेड्स हमला करते हैं। सूपिंग रिएक्ट भी नहीं कर पाया और स्पाइडर वेब में जकड़ गया। तभी ऊपर से एक विशाल स्पाइडर के ऊपर खड़ा एक आदमी दिखाई दिया। वो था सी हान यिंगजू, हान फैमिली का हेड। और यहीं से शुरू हुई एक डेडली फाइट। सूपिंग ने तुरंत फायर पंच छोड़ा और अपनी असली ताकत दिखा दी, गोल्डन क्रो गॉड का प्राइमोर्डियल फायर। लेकिन वो स्पाइडर उस अटैक को झेल गया और सीधे सूपिंग की बांह को काट लिया। हन यिंगजू हंसने लगा, मेरा पेट है फायर ईटिंग स्पाइडर, ये तुम्हारी सारी फ्लेम्स खा जाएगा। ये सुनकर सूपिंग ने हल्की सी हंसी छोड़ी। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस चमक उठा। सच में? उसके बाद सूपिंग ने अपने सारे अटैक्स उस विशाल मकड़ी के शरीर पर केंद्रित कर दिए, डीमन सप्रेसिंग डिवाइन पंच के साथ। वो लालची मकड़ी उस पावर को झेल ही नहीं पाई और जोर से पीछे जा गिरी। कुछ ही पलों बाद उसका पूरा शरीर फट गया और चकनाचूर हो गया। धमाके की ताकत से हनिंग दूर जा गिरा। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा, गंभीर रूप से घायल। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। ये कैसी आग है? सूपिंग ने ठंडी आवाज में कहा। कैसे हो सकता है कि गोल्डन क्रो की प्राचीन आग जैसे पावर को तुम जैसे नीच जीव निगल सको? इसके बाद सूपिंग ने लेजेंडरी ली को उठने में मदद की। ली ने बताया कि उसे धोखे से यहाँ फंसाया गया था और कैद कर दिया गया। खुशकिस्मती से उसके पास एक सीक्रेट ट्रेजर था जिससे वो खुद को बचाए रख सका। लेकिन दुश्मन इंतजार कर रहे थे कि उसका वो ट्रेजर अपनी एनर्जी खो दे और फिर उसे मार दे। सीन बदलता है। शाम का समय, एक कंपनी की बिल्डिंग के सामने हन फैमिली के 1000 से ज्यादा लोग घुटनों पर बैठे हुए थे। दूसरी तरफ ली फैमिली के पास अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। लेजेंडरी ली चुप खड़ा था, अपने बर्बाद हो चुके परिवार को देखते हुए। कभी हमारी फैमिली कितनी पावरफुल और समृद्ध थी और आज हम इस हालत में पहुंच गए। ली फैमिली के एक रिप्रेजेंटेटिव ने सब कुछ बताया। धोखा, जबरदस्ती सरनेम बदलवाना और निर्मम नरसंहार। ये सब सुनकर लेजेंडरी ली खुद को दोष देने लगा। लेकिन सूपिंग ने सख्ती से कहा, गलती तुम्हारी नहीं है, असल कसूर वाइन टावर का है। उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। जब ये सब खत्म होगा मैं उनसे हिसाब जरूर लूंगा। तभी एक बुजुर्ग ने हान फैमिली की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, आज हान फैमिली को जवाब देना ही होगा। ये सुनते ही हनींग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत इनकार किया, ये हमारी गलती नहीं है सर, सच्चाई कुछ और है। हमारे पास एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड्स हैं जो साफ बताते हैं कि ये सब हन फैमिली ने नहीं किया। वो घिसटते हुए आगे आया और लेजेंडरी ली के पैरों को पकड़ लिया। उसकी आवाज में डर और विनती थी। हम भी इस साजिश में फंसे हुए हैं। अगर हन फैमिली नहीं होती तो कोई और फैमिली ये काम करती। हनिंग की बात अधूरी रह गई, लेकिन माहौल और भी भारी हो चुका था। अगर गाइज आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस QR स्कैनर पर सपोर्ट कर सकते हैं और जो भी सपोर्ट करेगा मैं उसका नाम भी जरूर लूंगा।